बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अब से कोई 2 घंटे तकरीबन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी गई है। लॉन्ग मार्च के हवाले से प्लानिंग की गई, जिसके बाद ट्वीट्स ये सामने आई। हमाद अजहर साहब ने लिखा काउंटडाउन बिगिंस। फवाद हुसैन चौधरी साहब ये लिखते हैं 7 दिन, यानी इससे ये असरात आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी गुफ्तगू करते हुए फवाद हुसैन चौधरी साहब ने ये कहा था कि अवाम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगेंगे, हम ये फैसला कर लेंगे कि लॉन्ग मार्च किस तरीके से करना है, लेकिन पॉलिसी जो है वो मरबूत बनाई जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र की जो कॉपी है वो गायब हो चुकी है, रिकॉर्ड से गायब है, वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने इसे रिसीव किया था और अब वो रिकॉर्ड से गायब है। तो मौजूदा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर उसकी चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके साथ साथ आज जो साइफ़र के हवाले से दूसरी ऑडियो लीक आई, उस पर हुकूमत ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी, जबकि फवाद हुसैन चौधरी साहब का ये कहना था कि इससे सारी हकीकत वाज़े हो चुकी है कि साइफ़र के ऊपर हमारा जो मुकदमा था वो हमने सही लड़ा और वो सही मुकदमा था और सही बुनियादों पर उस्तवार किया गया था। और उनका यह भी कहना था कि मुख्तलिफ वाक़ों की ऑडियो को जोड़ कर यह लीक किया गया है। तो पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी हालिया जो इजलास हुआ है पीटीआई का। पीटीआई ने 7 दिन का इशारा दिया है, ट्वीट से तो यही दिखाई देता है। क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लेकिन यहाँ से याद करें, हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में कहा था 11 से 15 तारीख तक बड़े अहम दिन हैं। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बड़े अहम दिन हैं और आप देखिएगा इन्हीं दिनों में ये लॉन्ग मार्च की तारीख होगी। तो फिर 7 दिन की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब 7 दिन में नहीं होगा, डिले करेंगे? एक तो बात ज़हन में रखिएगा, 12 रबीउल अव्वल क्रॉस होगा। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल गुजारा जाएगा। 12 रबीउल अव्वल जो है ना, इसे निकाला जाएगा। और चूँकि इस मामले में बिल्कुल तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी है। कल फैसलाबाद में जाना था इमरान खान साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी जाना था और उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो रही थी। ऐन वक्त पर वो आज तकरीबन 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले इसे मुलतवी कर दिया गया। मैंने जब उसकी वजूहात जानने की कोशिश की, पता चला कि ये सब सिर्फ तैयारियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद मार्च के लिए हो रही हैं। तमाम हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस मार्च को कामयाब किया जाएगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। अगर ये हुकूमत कोई और ऐसी हरकत करती है, कुछ ऐसा सिलसिला करती है कि जिससे इन्हें रोकने की कोशिश की जाए या इन पर लाठीचार्ज किया जाए या इस्लामाबाद को सीज कर दिया जाए या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है कंटेनर खड़े कर दिए जाए, किसी को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, तो उसके बाद इनकी हिकमत अमली 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, 4 क्या होगी, 5 क्या होगी, यानी 5 हिकमत अमली से इन्होंने तय कर दी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना मर्जी बज़ाहिर तो लग रहा है कि मरियम साहिबा के आने से शायद तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम है। एक तो मरियम साहिबा की रिहाई जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून के लिए है और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी ना। अब तो एक नई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आ गई है जो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी को टफ टाइम देने के लिए है। तो इसलिए ये इनका आपस का अब मामला चलेगा और शहबाज शरीफ साहब को आउट करने के लिए और हमजा साहब जो है सियासत से आउट होने के लिए ये सारा चल रहा है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि फैसला जो है इनका ये मार्च जो है वो 11 से 15 के दरमियान होगा। मैं ये आपको ये खबर ब्रेक कर देता हूँ। अगर ये उससे पहले ऐलान कर देते हैं कि जनाब नहीं फ़लाँ तारीख से होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास जो इतलात है, जो मैंने इनके करीबी लोगों से आज बात की है, उनका कहना है कि चूँकि 12 रबीउल अव्वल है और या सर 12 रबीउल अव्वल का एक तक़द्दुस है ना, तो उसको तो किसी सूरत ये पामाल नहीं करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत से काफ़िले इनके आज से ही इस्लामाबाद के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएं। हो सकता है बहुत से। आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की जब कॉल दी जाएगी उससे पहले जो किसान इस्लामाबाद में मौजूद हैं वापस जा चुके होंगे? चलें, शुक्र अल्लाह का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलें हमारे ही प्रोग्राम में किसानों का जिक्र हो गया कि इस सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पर ये चल रहा है, ऑडियो लीक्स चल रही हैं। वो किसान जो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए करते, पाकिस्तान सही मुल्क है ना, वो किसान जिनकी बुनियाद पर हम बड़े अच्छे तरीके से खाते कमाते सारा कुछ हैं, वो बेचारे इतने दिन से, आज 3रा दिन है उनका इस्लामाबाद में, कितने टीवी चैनल्स उन्होंने दिखाया, कितने लोगों ने उन पर बात की, कितने लोग हैं जिन्होंने ये दिखाया कि किसान वहाँ बैठ रहे हैं, किस हालत में बैठे हैं। देखिए, किसानों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उन्होंने खुद मुझे भी कहा, मेरी खालिद हुसैन से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जी आपको तो भेजा है पीटीआई ने,
हालांकि दूर दूर तक पीटीआई का उनको भेजने में कोई तल्लुक नहीं है। तो पीटीआई के खुद रहनुमा कुछ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर ली, बज़ाहिर तो भाई ऐसे अगर पीटीआई होता तो झंडे होते फिर पीटीआई के साथ। यासिर साहब, अगर अपोजिशन में पीडीएम अपोजिशन में होती तो और वहाँ वो भी जाती, ये तो एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बिल्कुल होती है। इस तमाम सियासी जमातें, क्लर्क्स बैठे हों, मजदूर बैठे हों, किसान बैठे हों, और मैं आपको ये भी बता दूं किसानों का जत्था अभी भी जा रहे हैं, किसान आज भी जा रहे हैं, किसान जो है वो रुके नहीं हैं, उनके ग्रुप जो है वो कल भी गए थे, आज भी गए हैं। अगर ये किसानों को वहाँ से उठा भी देते हैं तो भाई अच्छी बात है ना, कुछ दे के उठाएंगे ना, उनके मुतालबात मान के उठाएंगे ना, तो ये तो हम भी कहते हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान कहता है कि बिल्कुल उनके मुतालबात मानने चाहिए, उनके जायज़ मुतालबे हैं, कोई उनका मुतालबा नाजायज़ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जिनकी फसलें तबाह हो गई इस सैलाब की वजह से, जिनका कुछ भी जिनके पल्ले नहीं रहा, अब वो अगर अपने लिए कुछ चीज़ मांगते हैं और इतनी महंगी बिजली जिसकी वजह से उनके ट्यूबवेल चलना महाल है, पानी उनको नहीं मिल रहा, तो इस पर कुछ मांगते हैं तो कौन सा जुर्म करते हैं वो? आप हुकूमत है, हुकूमत का काम है उन्हें देना, क्यों नहीं देती हुकूमत? तो इन किसानों के अगर आप दड़ने की बात करें, किसानों के अगर आप के शायद किसानों का दड़ना और ऊपर से तहरीक इंसाफ, ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तय कर चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, खान साहब 3 मुख्तलिफ जगहों से ऐलान करेंगे कि इन जगहों से मैं आ सकता हूं। आखिरी वक्त तक याद करें, मैंने कहा था 24 घंटे पहले अचानक आपको इस्लामाबाद की सूरत तब्दील नजर आएगी। मैं फिर ये टीवी पे बार बार कह रही है खबर, मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि बज़ाहिर लग ये रहा है कि जनाब शायद सारा कुछ जो है वो हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले हो रहे हैं, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है। लेकिन यासर ऐसा नहीं है, बड़े हालात तब्दील हो रहे हैं और ऐसे हालात तब्दील हो रहे हैं कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। ये प्रोग्राम जिस वक्त चल रहा होगा कल रिपीट में, और इससे उस वक्त आप ज़रा देखिएगा एक ऑडियो और आ चुकी होगी, और वो ऑडियो जो आएगी वो इस कदर खौफनाक ऑडियो होगी कि मेरा ख्याल है कि सारा कुछ लोग जो है वो भूल जाएंगे। राना साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? ऑडियो लीक्स के पीछे जो है वो किरदार कहाँ से हो सकता है? इतना मजबूत किरदार है जिसने सबको फेल कर दिया, इतना मजबूत किरदार है कि जिसके आगे ये सारे फेल हो गए हैं, और वो उस किरदार ने बता दिया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो किरदार कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ। उस किरदार को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सियासी हलकों के अंदर अगर हर शख्स को ये किरदार बेनकाब करना शुरू कर दे, अवाम का एतकाद उससे भी उठ जाए जिसके ऊपर अवाम अभी तक यकीन किए बैठे हैं, फिर अगला रास्ता आप क्या देखते हैं? अगला रास्ता अवाम का वो इनकलाब जो लीडरलेस होगा, हाँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये होगा। आप मुझे एक बात बताएं, ये 2 जो ऑडियो लीक्स आई हैं इमरान खान की, इसमें इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान? अब ये एक तरफ तो मामला ये अपनाया जाता है कि बहुत फायदा हो रहा है साइफर। चले मैं आपको खबर दे देता हूँ, बड़ी मैं आज खबर दे देता हूँ, चूंकि मैंने आज आपको तो लाहौर में बहुत बड़ा सेमिनार था, तो उसमें बहुत से सियासतदान आए हुए थे, तो मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी, मुस्लिम लीग नून के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं उनसे भी बात हुई, तो कसम ले लें उन्होंने कहा कि हमारा तो बेड़ा गर्क की खुद कर रहे हैं ये। इमरान खान ने कहा था साइफर के मतलब कहा, इन्होंने कहा जी ऐसा कोई ख़त है ही नहीं, कोई दूर दूर तक ऐसी चीज़ नहीं है। भाई साबित कर दिया आपने। इमरान यही कह रहा है ना कि भाई अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना, जिस वक्त ले लिया उसके बाद शुरू हुआ। तो उसके बाद बात सुने, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम जुम्मेदार शख्स सदर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक लेटर, एक रेफरेंस लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जनाब इस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। याद है ना आपको जी? हुकूमत जनाब उस पर सपोर्ट करे, वज़ीर आज़म साहब एक लेटर लिख दे, जनाब चीफ जस्टिस साहब आप सदर पाकिस्तान के इस लेटर को बुनियाद बनाकर एक सुप्रीम कोर्ट के जो है जुडिशल बना दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साइफर है तो उसका जिक्र हो रहा है ना, वो ख़त है उसका जिक्र हो रहा है ना, वो चीज़ है तो जिक्र। इसमें इस दोनों ऑडियोज़ में कोई ऐसी बात नहीं। सब इन ऑडियोज़ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुस्तकबिल में अभी तक जितनी ऑडियोज़ आई
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसे जस्टिफाई कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जस्टिफाई कर रही है। सवाल ये है कि तो जो एक और ऑडियो आ रही है जिसमें तीन बड़े मारूफ लोग होंगे, मारूफ तरीन शख्सियात होंगी, और उस ऑडियो में जो तीनों शख्सियात होंगी उनमें से एक शख्सियत वो होगी कि जिसका नाम सुनने के बाद आप फैसला कर लेंगे कि वाकई हुआ क्या या आगे होने क्या जा रहा है। बात यह है कि हाई सिक्योरिटी लेवल तक अगर किसी की रसाई है और वहां की गुफ्तगू बाहर निकल रही है, अभी की आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये तो कोई यकीन से नहीं ना बता सकता कि अगली कोई ऑडियो आएगी तो उसे कोई जस्टिफाई कर पाएगा। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का नुकसान भी इसमें हो रहा है? ये हो ही पाकिस्तान का नुकसान है, किस सियासतदान का नुकसान हो रहा है? किसी सियासतदान का नुकसान नहीं हो रहा है, ये नुकसान हो ही पाकिस्तान का रहा है और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और बाकायदा मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एक प्लानिंग के तहत हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पर यह बेच कर तजिया कराती है। आपकी इस पूरी कौम की नज़रें सैलाब ज़दगान से हट गई हैं सर, महंगाई से हट गई, तमाम तर तवज्जो हैकर के ऊपर मरकूज। तो मुझे एक बात बताएं, किसी ने आज सारा दिन किसी ने पूछा कि सैलाब ज़दगान का क्या हाल है? किसी ने पूछा कि वबाई मर्ज जो फैल चुके हैं, किसी ने पूछा कि हैजा, यरकान, उसके बाद डेंगू, ये सारी बीमारियां जो फैल चुकी हैं सैलाब ज़दगान के इलाकों में, जहां से आज के दिन तक पानी नहीं निकला, लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे कई अमवात होना शुरू हो गई हैं। किसी टीवी चैनल ने दिखाया, किसी सियासतदान ने बात की, कोई उस पर प्रोग्राम हुआ? ये भाई बेहतरीन प्लानिंग है कि आवाम की तवज्जो इससे हटाओ, जितना पैसा आया है सारे मिलकर, जो जिस को भी पैसा आया है वो मिलके खाओ और इसी पे लगा दो पूरी कौम को। ये जी ये एक रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है 11 बजे, मुझे बताएं कौन सा दुनिया का ऐसा शख्स है जिसे पाकिस्तान या दुनिया की कोई और एजेंसी नहीं पकड़ सकती? है कोई ऐसा शख्स? ये तो आ जाते हैं, ट्वीट तो आ जाता है, इनके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद पता लगता है जी हर चीज़ आ गई है, लेकिन बंदा नहीं पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, तो वज़ीर आज़म हाउस को बंद कर देना चाहिए। ईवान सदर महफूज नहीं है, बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर फिर किसी और को ले आना चाहिए जिनकी वो आके हुकूमत करें, छोड़े इनको या सियासतदानों को। भाई बात ये नहीं है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। आजकल जो कुछ हो रहा है एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हुकूमत का हर निशाना इनके अपने ऊपर वापस आ रहा है। ये 2 दिन इमरान खान के खिलाफ जो किया गया है, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये इमरान खान के आप उसको देखें, इमरान खान के बयानिए को तकवीयत मिली है। क्या कश्मीर में इमरान का जलसा छोटा हुआ? क्या आज इमरान का जलसा छोटा हुआ? जिस शख्स के खिलाफ आप समझें कितना कुछ हो रहा है और जितना मुतमिन वो शख्स है, मैं तो परेशान हूँ। बल्कि हर शख्स ये कहता है यार इतना मुतमिन वो शख्स इस तरीके से खेल रहा है। तो भाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज आपने कह दिया वज़ीर आज़म हाउस से यासिर साहब के चोरी हो गया और वज़ारत ख़ारजा में पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में पिछले 4 माह से कौन है? इनकी हुकूमत है ना। वज़ीर आज़म हाउस में PDM की हुकूमत है ना, PDM के लोग मौजूद है ना। तो क्या 4 माह में इन्होंने 6 से 7 मीटिंग्स की इसी साइफर पे, याद है आपको जी? तो इन्होंने चेक नहीं किया होगा कि वो लेटर है या नहीं, इन्होंने उसे हासिल नहीं किया होगा, उसी की बुनियाद पे मीटिंग्स की होंगी ना। तो फिर इसका मतलब है चोर तो अंदर से है। ये जितना मर्जी लगा लेंगे इमरान खान, फिर इमरान खान के बहुत से बंदे भाई बड़े, फिर उसके मुखलस बड़े, उसके जो वफादार जो है वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, फिर इनको यह सोचना चाहिए नहीं तो फिर चोर इनके घर के अंदर। आप ऑडियो लीक्स के बाद का सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं कि जब ये सिलसिला, ये किस्तानी रुक जाएगी, उसके बाद सियासत में क्या इस्तेहकाम आएगा, मज़ीद भूचाल आएगा? सियासत में अब भूचाल आ रहा है, इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं आ रहा, 1% भी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म ने क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए मुफाहमत का मशवरा दिया? अब कौन सी मुफाहमत? आप मुझे चौंक में खड़े होके पहले मेरे पे हर इल्ज़ाम लगा लें, मुझे मार लें, मुझे निकाल के रख दें, बाद में क्या आए आके मुफाहमत कर लें। मुफाहमत का वक्त नहीं है। मुफाहमत देखें, मुफाहमत क्या है? मुफाहमत ये है, आए जी आपकी हमने हर चीज़ बेनकाब कर दी है, लोग आपको अच्छा नहीं समझते, हमें रिलीफ मिल गया है, आए इलेक्शन में चलते हैं। चले इलेक्शन में भी, इससे अच्छा मुझे एक बताएं कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मरियम नवाज साहिबा की बर्रियत के बाद आपको लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को देखते हुए और मरियम नवाज साहिबा के फैसले को देखते हुए वापस आने का ऐलान करेंगे? देखें जी, मियाँ साहब ने वापस आना है, मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आके इलेक्शन कंपेन चलानी है इलेक्शन की, जो आइंदा इलेक्शन होने। लेकिन मैं आपको एक ख़बर वसूख से बता दूँ, मेरे पास
ये बिल्कुल इतला ये है कि मियाँ साहब को बड़े करीबी उनके हलकों ने और जिन लोगों से उनकी बातचीत चल रही थी उन्हें ये कह दिया कि मियाँ साहब आपकी वापसी का रास्ता तो बन सकता है, आपकी वापसी पे आपको गिरफ्तार ना करना ये तो किसी हद तक हो सकता है, आपको बेल मिल सकती है, इंटरम बेल मिल सकती है, हिफाजती बेल मिल सकती है, लेकिन आप ये कहें कि मरियम की तरह आपकी नाअहली ख़त्म हो जाए और आप दोबारा पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सियासत में आ जाएं, पार्लियामेंट, तो वो अभी मुमकिन नहीं। जिस पर बड़े मियाँ साहब बाऊजी बड़े सख्त नाला हैं और बाऊजी ने इस नाराज़गी का इजहार मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं इस 2-3 दिनों में। और बाऊजी को कहा गया है किसी तरफ से कि बाऊजी आपने एक वक्त ये भी कहा था चले मुझे नहीं तो मेरी बेटी को सियासत में इनको आने दें, तो हमने एक वादा पूरा कर दिया, लेकिन बाऊजी हर सूरत में खुद कहना बाऊजी पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। अच्छा, लेकिन आप ये कहें कि वो भी उसी तरह का रिलीफ लेंगे जो मरियम को मिला, मुझे नहीं नज़र आ रहा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने ही चैनल के प्रोग्राम नाइट एडिशन में ये बात की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे, मरियम नवाज़ उल्टा बाहर चली जाएंगी। वो तो जा रही है ना, मरियम साहब अब जाएंगी मियाँ साहब को वापस लेकर आने के लिए, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ज़रा 11 से 15 तक के हालात देख लें, 11 तारीख से 15 तारीख तक के हालात देखिएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग बाऊजी इतनी अच्छी गोलियाँ नहीं खेलते, बाऊजी फैसला करेंगे, बाऊजी बड़ा देखेंगे कि अगर तो हालात उनके कारसाज हुए तो आ जाएंगे, ना कारसाज हुए तो नहीं आएंगे। हो सकता है एक बैरूनी टूर पे चले जाएं और भी कुछ सियासतदान जो बाहर से पाकिस्तान वापस आए या फिर वो भी ना आए, सारा कुछ हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपको मैं बिल्कुल बड़ी खबर दे दूं कि मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं हो रही और आइंदे आने वाले 4 से 5 दिन यानी 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आपको बहुत सी जो ख़बरें थी ना, बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट्स किए थे, बड़े लोगों की ख्वाहिशात थी, वो भी दम तोड़ती नज़र आएंगी। मुख्तलिफ़ लोगों के हवालों से, मुख्तलिफ़ अफराद के हवालों से बहुत सी उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आएंगी। आपको अगले 4 से 5 दिनों में ये आपको नज़र आ जाएगा। सियासी हालात साजगार होने पे ही वापसी का इशारा हो सकता है। अगर सियासी हालात मियाँ साहब के लिए मवाफिक दिखाई नहीं दिए तो वापसी भी लेट हो सकती है। बिल्कुल। एक और चीज़ आपको बता दूँ, मैं आपको एक बात बड़ी ये खबर बड़ी दे दूँ, उसके बाद जब चौहान साहब आएंगे उनसे भी आपने बात करनी है। आसफ अली जरदारी साहब बीमार नहीं है, नाराज़ हैं। बीमार नहीं है आसफ अली जरदारी साहब, उस तरह बीमार नहीं है, नाराज़ हैं और वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। और आसफ अली जरदारी साहब के करीबी लोगों ने ये कहा है कि हमारे साथ हाथ किया जा रहा है, बिलावल की बारी थी, मरियम को लॉन्च कर दिया गया है। आप ज़हन में रखिएगा, मैंने जिस तरह कहा इमरान खान को कोई मरियम से ख़तरा नहीं है, अगर मरियम नवाज से किसी को ख़तरा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी को है। अब ये लड़ाई अंदर लड़ी जाएगी, अब ये एक दूसरे को गिराने के लिए काम करेंगे। और बाऊजी ने किसी जगह ये भी कहा है, यासर मैं आपको खबर दे दूँ कि मेरी नाअहली ख़त्म ना करने में अगर कोई बंदा रोल अदा कर रहा है, अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट बन रहा है तो उसका नाम आसफ अली जरदारी है। चले इसको बतौर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रों से देखती है इसी बारे में बात। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट मिल चुकी है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, वज़ीर ख़जाना उसका क्रेडिट ले रहे हैं। हुकूमत ये समझती है कि अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, इसीलिए हम अपनी मुद्दत की तकमील करेंगे। इल्ज़ामात की बौछार भी हो रही है, ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली भी तरतीब देनी है। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय लेते हैं कि वो क्या सोच रही है और उनकी प्लानिंग क्या है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौहान साहब, आज जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारों की, क्या फ़ैसला हुआ है? कितने दिनों में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो तय हुआ है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च की जनाब कॉल तो शायद हफ्ते के अंदर अंदर दे दी जाए, लेकिन जो डेट है वो अक्टूबर के एंड आखिरी अशरे की होगी। और बाकी सारी सूरत हाल आप अपने इंट्रो के अंदर और तजज़ियों के अंदर तकरीबन बता चुके हैं। हैरानगी की बात यह है कि बेगम सफदर अवान
को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन नून लीग की तरफ से और आले शरीफ की तरफ से आपको वो जनाब जुबिलेशन और जो वो इंजॉयमेंट और वो जश्न नजर नहीं आया कि जो होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि इलेक्शन एक दिन बाद हो, एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो या 10 साल बाद हो, उनको हर तरफ से जना टेंशन और परेशानी है। और फिर इंटरनल पॉलिटिक्स है, कुछ राना अजीम साहब ने आपको बताया बिलावल जरदारी के हवाले से, कुछ मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के होश उड़े हुए हैं। उन्हें समझ आ गई है कि जो मेरा भाई बाहर बैठा है उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ईची बीची मिला के अपनी बेटी के लिए तो राह हमवार कर ली है, ये अपने बेटे के लिए जना और अपने लिए जना जो फ्यूचर बना के बैठे हुए थे वो सारा जना वो तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है नून लीग की भी और फिर उसके बाद पीटीएम की भी, लेकिन आवाम का मजाज, आवाम की सोच वो आपके सामने है। तो जनाब ये इलेक्शन कराएं, अब तो ये बड़ी हो गई है, अब तो ये नाहली भी खत्म हो गई है ना, अब अल्लाह का नाम लें और करवाएं जनाब इलेक्शन। दूध का दूध पानी का पानी, आज इन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जनाब मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर भी कर रहे हैं। करवाओ इलेक्शन, पता लग जाएगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। चौहान साहब, आपने कहा कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता हो सकता है लॉन्ग मार्च का, उससे पहले भी हफ्ता हो सकता है। 12 रबीउल अव्वल से पहले ऐलान करेंगे, 12 रबीउल अव्वल के बाद ऐलान करेंगे? बस ये ऐलान हो जाएगा जो है ना 12 रबीउल अव्वल के राउंड अबाउट ही, उसके बाद जो है ना ये ऐलान हो जाएगा। और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से हम पूछेंगे भाईजान बताएं कि क्या सूरत हाल है। कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा के पीछे देखे हुए शामत आई है वाला माहौल बनेगा। और ये जो बड़के मार मार के जो ना ये कारतूस चलाते थे ना हवा में, फिर उन्हें पता चलेगा जब आवाम निकलेगी लाखों की तादाद में और इस्लामाबाद के घेराव करेगी, तो फिर इनको मजबूरन चारों नचार बहुत से लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा, बहुत से लोगों को। तो आप समझते हैं कि मार्च की नौबत आएगी? मार्च की नौबत आएगी, ये ढीठ हड्डी है जना इतनी जना, ये कहते हैं जना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये वो आइडियालॉजी रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत है। अच्छा चौहान साहब, फिर क्या वजूहात हैं कि पहले मार्च की बातें की गई, फिर किसी लम्हे ये भी कह दिया गया कि हो सकता है मार्च की नौबत ना आए, यानी किस जगह पे आके ये लगा कि ये नहीं जाएंगे? देखिए आपके सामने सारी सूरत हाल है, आपकी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन रिजीम चेंज, उसकी ऑफ शूट्स आपके सामने आ गई। NRO2 आ गया, नया तरमीमी बिल आ गया, 1100 अरब रुपए की लूट मार माफ हो गई, 150 से ज्यादा करप्शन के केसेस माफ हो गए। इसहाक डार मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लोड़े से दवा लेते हैं, वो एक मुंशी बन के उसी को जनाब वापस भी लाया गया। अब बेगम सफदर अमान को जनाब क्लीन चिट मिल गई। कुछ दिनों तक आपके आसिफ जरदारी साहब भी जनाब बरी होने वाले अपने केसेस से जना। ये सारी लूट मार, ये सारे मामला चल रहे हैं। और दूसरी तरफ महंगाई 44%। लेकिन आज पेट्रोल सस्ता कर दिया जी सागदार साहब ने, डॉलर के साथ साथ देखें। आपकी इतला के लिए अर्ज है, पिछले 10 महीनों की सबसे कम तरीन सतह पे इंटरनेशनल मार्केट में रेट है $70 फी बैरल। ये जान के इन्होंने पिछले 1 महीने से जना कम से कम 50 से 60 रुपया पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए थी। ये जान के इन्होंने नहीं की कि वो डॉलर दार साहब आएंगे तो हम कहेंगे भाई जी माही आवेगा तो फुला धरती से जावांगी वाला माहौल बनाएंगे, लोगों को बताएंगे लो जी डार आया तो जनाब पेट्रोल तल्ले तो डॉलर तल्ले। और फिर डॉलर के हवाले से सुन लें, मैंने तो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पिछले 25 दिनों में जानबूझ के इंटेंशनली सरकारी खजाने से डॉलर खरीद के डॉलर की कीमत को ऊपर किया गया। सिर्फ वजह ये थी कि जब इसहाक डार आएगा तो फिर जनाब डॉलर की कीमत नीचे लाएंगे। ये खिलवाड़ पाकिस्तान की आवाम से 40 साल से ये कर रहे हैं। ये SROs और NROs, हम तो NRO का रोना रोते हैं, इन्होंने हजारों दफा पिछले 40 सालों में SROs ऐसे दिए हैं जिसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए का फायदा सिर्फ 5 मिनट के लिए और 1 दिन के लिए और 5 दिन के लिए जनाब सिर्फ SROs आते थे और फिर जनाब इनको फायदे मिलते थे, इनके कारोबारों को, इनके बिजनेस को, इनके इम्पोर्ट को, इनके एक्सपोर्ट को। ये बड़े चालाक और चक्रबाज किस्म के सारे हमारे ये PDM के हुक्मरान हैं। इन्होंने जनाब पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानियां करके खरबा $1 लूटे हुए। इनको सारे तरीके पता है
आवाम को बेवकूफ़ बनाने के भी, रियासत को बेवकूफ़ बनाने की भी, तो अब लगे हुए खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। चौहान साहब, आपको क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हो जाएगा या अभी वो इंतजार करेंगे? जी, मेरा तो अंदाजा ये है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अच्छा, आप भी चौधरी परवेज इलाही साहब वाली राय रखते हैं? मेरा अंदाजा तो यही है। मेरा दूसरा अंदाजा ये है कि बेगम सफदर-रवान यहाँ से चली जाएंगी बाहर। अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, सियासी अंदाजे कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब का भी मिन्नुअन अंदाजा यही है। हाँ, ये बाहर चली जाएगी और पीछे शहबाज शरीफ साहब से जो कमेंट, बाकी हालात बिगड़ने में देर नहीं लगती। इक़्तिदार ऐसी चीज है, वो तो दो भाइयों को लड़ा देती है, लेकिन आलम शरीफ तो एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरी के आलम में जनाब सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ चाहता है कि एक बार फिर वजीर आजम बने, नहीं तो उसकी बेटी बने। शहबाज शरीफ कहता है मैं अगला टर्न और वजीर आजम बनूं, नहीं तो मेरा बेटा बने। यहाँ तो छिको छिक डेरियां, अदियां तेरियां से, अदियां मेरियां से, बाकी अदियां भी मेरियां वाला माहौल है ना। अच्छा, अपने आप तक फयाजुल हसन चौहान साहब, आप मार्च का ऐलान करते हैं और वफाक जो है वो पंजाब और KPK में गवर्नर राज लगा देती है, तो फिर इन्ना भी शान काम नहीं है कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। गवर्नर राज लाना से सदर मुमलिकत की जनाब अप्रूवल, उसका साइन, उसकी कंसेंट वो आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, तो इतना आसान नहीं है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब इन्हें सादा भी नहीं है, ये भी छोड़ लो। लेकिन वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर पाकिस्तान के अलावा भी हमारे पास ये पावर मौजूद है, हम इसका फैसला कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह को पूछो यार, तेरे को केड़ा जना अलादीन दा जिन ने जना जरा सारे का सारा आइन को जनाब सपुताज करके, ठीक है, आप ये कहें वैसे वो फजूल बढ़के मारता है, जरा उसकी आदत है। तो बेगम रहे गवर्नर आज नहीं लगता, बेगम रहे इंशाल्लाह। चौहान साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान में एक तरफ से मफाहमत की दरख्वास्त की जा रही है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो दूसरी तरफ से आप लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, किसी नुक्ते पे जाके कोई इस्तेहकाम मुआशी या सियासी तौर पे दिखाई देता है? तो भाई सिंपल एक ही इस्तेहकाम है, फ्री एंड फौरी इलेक्शन। एक ही इस्तेहकाम है इस वक्त, ये जो मर्जी कर लें। सागदार ये वक्ती तौर पे ये टकटकियां और ये टशन टशन कर रहे हैं, जना डॉलर नीचे आ गया, फलान नीचे आ गया। आप जरा 2-2.5 महीने गुजरने में, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हालात क्या है। और अभी भी हालात खराब है जी। 44% आपके इन्फ्लेशन रेट है, इम्पोर्ट इनसे बारी नहीं जा रही, एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, फॉरेन रेमिटेंस नीचे आई हुई है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन जो 6200 अरब थी पिछले साल, अब इस बार देख लीजिएगा कितने अरब होगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। कर्जों की भरमार है, $30 अरब इस साल इन्होंने पे करना है पाकिस्तान की रियासत में। ये तो 1100 अरब अपने माफ करवा गए और इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है। आज की ऑडियो लीक पे आप क्या राय रखते हैं? वजीर आजम ये कहते हैं कि इससे साबित हुआ कि हम पे झूठे इल्जामात लगाए गए थे। वजीर आजम ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो मैंने आज सारा दिन यही कहा कि भाई जी, मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर भी हुआ है, जो पिछली लीक्स हुई है और जो आपकी करतूतें सारी आवाम के सामने आई हैं, उसमें मक्खन और पनीर भी लैदा हो गया दूध से, जो है वो नहीं नजर आता उनको। इंडिया से मशीनरी आ रही है, गोइबल की सियासत हो रही है कि बेगम सफदर-रवान पब्लिक में और मीडिया में आके कहती है वो जी जो बिजली की कीमत बढ़ा देंगे ने तो मेरिया तो मेरे अब्बा की चीखा निकल जानिया ने, तो मेरे वालिद साहब से जनाब सिर पकड़ के रोंदे ने, तो अपने भरा को नाराज होकर फिर उठ के चले जाते हैं। और जनाब इंटरनली अपने चाचे को फोन करके कह रही है कि भाई आपने क्यों कीमतें सस्ती की हैं पेट्रोल की, और जनाब फलां की आप इनको महंगा करें। इतनी चोर बाजारी, इतनी झूठी, इतनी फ्रेबी, इतनी दगाबाज ये सियासत, इसके ऊपर क्या मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर लैदा नहीं हुआ? फिर जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से दावे किए गए कि जनाब उनको हम मैनेज करके जनाब इमरान खान को नाहल किस वक्त, कहाँ, क्यों और कैसे कराएंगे, इस पे मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर लैदा नहीं हुआ। फयाजुल हसन चौहान साहब, इमरान खान साहब इस दफा लॉन्ग मार्च की क़यादत KPK से करेंगे, पंजाब से करेंगे या इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे? ये मेरी जाती राय में तो खान साहब को ना लाहौर ना KPK, पिंडी से निकलना चाहिए। पिंडी एक जनाब एक तो हमारी सारी जिंदगी तहरीकों में गुजरी है। काजी हुसैन अहमद साहब की भी कितनी भी 4-5 तहरीकें मशहूर जमाना, उन सारों को ऑर्गेनाइज करने वाला मैं था, उसको लीड करने वाला भी तंजीमी हवाले से मैं था। मेरी जाती राय में खान साहब पिंडी से निकले, लियाकत बाग का टाइम तय करें और फिर मेन बाकी सेकंड इन कमांड जो 4-6-10 लीडर हैं
वो कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, KPK से, लाहौर से अपने जुलूस लेके निकले, बाकी भी जगहों से आए, और फिर यहाँ लियाकत बाग से जाना, फिर जब रेला जाना निकलेगा ना, और उधर से KPK का जनाब आएगा, उधर से जनाब गिलगित बल्तिस्तान, उधर से कश्मीर, तो फिर इनसे पूछेंगे भाईजान और दसो 2 जमा 2। चौहान साहब, आप जिस वक्त का तज़किरा कर रहे हैं उस वक्त सूबाई तौर पे भी हुकूमतें किसी और की होती थी, वफाकी तौर पे भी होती थी। आप लोगों की तो 2 से 3 4 जगहों के ऊपर हुकूमत मौजूद है, तो फिर लाहौर से उसको लीड करने में क्या एतराज़ हो सकता है, या पेशावर से? तो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब को जो है ना उधर मौजूद होना चाहिए पिंडी में। लेकिन तहरीर ये भी एक ऑप्शन है, आप लाहौर से आए, आप KPK वाला चस्का ले लिया ना, लहरों आओगे। तो अगर खान साहब को लॉन्ग मार्च की, जिस तरह आज अभी ट्वीट चले और उसके बाद हुकूमत बड़ी मुतहरक होगी और फौरी तौर पर हंगामी इजलास भी शुरू हो गए, और अगर इस दौरान ऐलान से पहले खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, तो क्या फिर मार्च उसी वक्त शुरू हो जाएगा? तहरीक तो नहीं रुकेगी ना भाई, हल एक ही, इलेक्शन कराओ, सिंपल सी बात है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, पता लग जाएगा ना। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जरा पता लगे ना इनको, इन्ने वड्डे जन जमहूरीयत के मामे चाचे ताए ते फुफड़ बनते हो, तो फिर घबराते क्यों हो भाईजान? और तो तुम नाअहली भी खत्म हो गई है। आ जाओ हुण मैदान जाना, कराओ इलेक्शन, पता लग जाएगा किहड़ा कितना वड्डा लीडर है जाना। ये तो कहती है ना मैं बड़ी वड्डी लीडर है। मैंने तो आज एक बड़े लीडिंग TV चैनल में एक चीज रखी, आज आपके प्रोग्राम में भी रखी। मैं खान साहब से मुतालबा करूंगा, जिधर बेगम सफदर रहमान इलेक्शन लड़े उसके मुकाबले में मुझे टिकट, अगर मैं इलेक्शन हार गया मैं सियासत छोड़ दूंगा। चलो आप नहीं, आप ये समझते हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगी? मैं कहता हूँ वो इलेक्शन लड़े, जहां से इलेक्शन लड़े। फयाज चौहान तीसरे लेवल का लीडर जनाब, PTI का तीसरे लेवल का, मैं लड़ूंगा। मैं इलेक्शन हार गया मैं सियासत छोड़ दूंगा। सही। मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का आपने चैलेंज दिया है, अगर हार गए तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस हवाले से अपना वाली। नाज़रीन, इसी सियासी इशू पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौशी तौर पे इस्तेहकाम कब आएगा? सियासी तौर पे जो हलचल पैदा हो चुकी है, इसका नतीजा क्या रहेगा? ऑडियो लीक्स का पाकिस्तानी सियासत के ऊपर किस हद तक गहरा असर पड़ेगा? इंतखाबात की जो डिमांड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से की जा रही है और बारहा की जा रही है, और अब लॉन्ग मार्च का भी इशारा दिया जा रहा है, वो मुतालबा हुकूमत किस नज़र से देखती है? आने वाले दिनों के अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत के खदशात हैं उस पर किस हद तक काबू पा लिया जाएगा? सैलाब मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन के हवाले से किस हद तक इक़दामात उठाए जा रहे हैं, या किस हद तक बैरूनी इमदाद के ज़रिए इक़दामात उठाए जाएंगे? इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर साहब, सबसे पहला सवाल ये कि आज के दिन पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो सोलर प्रोजेक्ट घरों के अंदर लगे हुए थे, जिसके यूनिट पहले 19 रुपए में फ़रोख्त किए जाते थे हुकूमत को, अब हुकूमत ने 9 रुपए करने का इशारा दे दिया है। क्या समझते हैं कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम कब आएगा, किस तरीके से आएगा और किस फार्मूले के तहत आएगा? देखिए, ये तो आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है, आपकी देखने वालों को भी, कि इस वक्त सैलाब की वजह से मुल्क का एक बुरा हाल है, और सिंध तो ऑलमोस्ट पानी में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान का भी यही सूरत ख्याल है, पख्तूनख्वा की कुछ से और पंजाब की कुछ से भी मुतासर है। तो और फिर जो सोलर की आपने बात की है, यकीनन सोलर जो ना वो एक मौजूदा हुकूमत जो ना ज़्यादातर जो ना वो 10,000 मेगावाट जो ना वो सोलर पे शिफ्ट करने का इरादा रखती है, और ताकि जो ये लोड के दिन जो हमारे जो कारखाने हैं वगैरह वगैरह इसके ऊपर जो ना। राना साहब, आप क्या समझते हैं मुआशी तौर पे इस्तेहकाम का तरीक़ाकार क्या हो सकता है? लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसमें आप ये कहें कि मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। किस तरह बेहतर होगी? आप ये तो रोज़ाना दे रहे हैं कि डॉलर 2 रुपये सस्ता होने से इतने अरब रुपए के कर्जे कम हो गए, यही दे रहे हैं ना जी। तो ये कोई नहीं दे रहा कि डॉलर इतना महंगा होने से इतने अरब रुपए के कर्जे भर गए थे। आपने कर्जे देने हैं, ठीक है, बहुत से ममालिक ने आपको
T20 जो है उसके तहत उन्होंने कह दिया कि आपके कर्जे 2 साल के लिए मौखर किए जाते हैं G20 ममालिक G20 ममालिक। तो मुझे एक बात है, उसके बाद तो देने हैं ना, जिसकी भी हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, नून लीग की आती है, तहरीक इंसाफ की आती है, जिसकी भी हुकूमत आती है, पैसे तो देने हैं। तो उसके बाद ये जो शराब सदगान का मामला है, ये बहुत बड़ी रकम चाहिए, बहुत बड़ी रकम चाहिए। फिर आपकी जो ग़िज़ाई किल्लत है, आपने बाहर से सब कुछ मंगाना है, डॉलर्स में मंगाना है, और बाहर भी इतनी ज़्यादा किल्लत है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। तो इन सारे मामलों को देखते हुए अगर आप कहें कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल फौरी तौर पर दुरुस्त हो जाएगी और इसहाक डार साहब को जादू की छड़ी ला के कर देंगे, मुमकिन नहीं है। डॉलर सस्ता होना था, वो आपको पता, मुझे पता है किस तरह महंगा हुआ। पेट्रोल सस्ता होना था, वो लेट सस्ता हुआ, सस्ता हो गया। लेकिन बाकी चीज़ें मुझे बताएं कि उनमें से कोई एक चीज़ सस्ती हुई, कोई एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती हुई हो, कोई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप समझे कि आवाम को इससे रिलीफ मिल गया हो? कोई एक चीज़ मुझे बता देना। पेट्रोल आज सस्ता हो गया, ठीक है, ओके हो गया, लेकिन ये 12 रुपये पेट्रोल या 13 रुपये सस्ता होने के बाद क्या रोटी की कीमत वापस आ जाएगी? क्या नान की कीमत वापस आ जाएगी? क्या गंदम की कीमत वापस आ जाएगी? क्या सब्जियां पुरानी कीमतों पे आ जाएगी? क्या यहाँ पे आम आदमी जो है, जिसको 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, चाहे किसी भी जगह पे है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा? ये उस वक्त होता है जब मजबूत आपकी माशियत हो। मजबूत माशियत किस वक्त होती है? जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। हमारे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं, 1% सियासी इस्तेहकाम नहीं है। आप मुझे किसी तरफ से कुछ सियासी इस्तेहकाम दिखा दें, मुझे कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दें कि जो आप समझे कि ये सियासी इस्तेहकाम है और बड़ा मजबूत सियासी इस्तेहकाम है, जिससे मुआशरे जो है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, और ना ही ऐसा मुझे होता नज़र आ रहा है, ना ही ऐसा है। और इसके साथ साथ वो आपको बड़ा क्लियर करो, आने वाले 12 से 13 दिन बाद ज़रा आप दोबारा देखिएगा ना कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ज़रा दोबारा देखिएगा कि बाकी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। नहीं, आपको ये लगता है कि फिर से बढ़ जाएगी कीमत? जी बिल्कुल, आप 11 से 12 दिन ज़रा वेट कर लेना, उसके बाद आप उसकी वजूहात आपको क्या दिखाई देती हैं? उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान हमेशा उस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपने सस्ता तरीन जब पेट्रोल हुआ 10 माह की कीमत पे, 10 माह पहले इतनी कीमत नहीं थी, 10 माह में सबसे सस्ता पेट्रोल हुआ, आपने ले लिया, आपका पहला ख़त्म हो गया, आपने ले लिया, लेके आपने करना शुरू कर दिया। हुकूमत ने गेम बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम की जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उनकी एक सोसाइटी बना दी है, सही, तो वो फैसले करेगी। अब अगर महंगा होगा तो उस पर पड़ेगा। मंदोखेल साहब ने शायद हमें फिर से ज्वाइन कर लिया। मंदोखेल साहब, क्या बात कर रहे थे आपके पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके आएगा और कब आएगा? देखिए, मैं राना अजीम साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि फौरी तौर पर कोई जादू की चढ़ी नहीं है। जिस तरह मुल्क की सूरत हाल चल रही है आपके सामने, अल्लाह अल्लाह करके IMF ने कर्ज देना शुरू कर दिए और IMF की वजह से पूरी दुनिया ने हाथ उठा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी साजिशें, जितनी भी टेलीफोन शौकत तरीन की और झगड़ा और मौसम लगारी की हुई है, उन सब चीज़ों में को नाकाम बना के अल्हम्दुलिल्लाह वो मरला तो गुजर गया। अब अगला मरला हमारे सामने है सैलाब का। आप देख रहे हैं सिंध में सैलाब 14-15 फुट पानी बाद जगह पे खड़ी है, ऑलमोस्ट सिंध तबाह हो चुका है। या यकीनन ये आपके सामने सिंध में जो फसलें हैं वो आपको आइंदा 6 महीने या 2 साल तक जो है ना, मुझे नजर नहीं आ रहे कि फसलें हो गए। इसी यकीनन ग़ज़ाई किल्लत भी आएगी, उसको भी कवर करना है। और फिर आलमी मईशत, डॉलर की जो बात की, यकीनन डॉलर का जो भी गेम होता है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई ना कोई चक्कर तो है कि ये डॉलर जो है ना अचानक चढ़ जाता है, अचानक कम हो जाता है। वो जिसको जादूगर कहते थे अपोजिशन वाले, वो एक साल डार मैं तो नहीं कहूँगा, वो आ गए देखो वो यकीनन के सामने 11-12 रुपये तो कम हो गया। आज पेट्रोल भी कम हो गया। तो मुझे पूरी चलता है अंदरूनी साजिश से मौजूदा हुकूमत निकल के तो मईशत के ऊपर भी काबू पा लेंगे, और यकीनन इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत कैसी है, बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। यकीनन एक बीमारी तो नहीं है, कई बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद वो सियासत में भी हिस्सा लेते हैं और यकीनन उसने अपना सिस्टम को भी देखना है। तो पहले से बेहतर। एक नारा पीपल्स पार्टी लगा रही थी, सुनने में यही भी आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि इस दफ़ा वज़ीर आज़म की कुर्बानी दी सीट की, और आइंदा वज़ीर आज़म जो थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी, आपका भी नारा आपने भी अक्सर कहा, लेकिन अब तो 3 दिन से नारा लग रहा है, मुस्लिम लीग नून नारा लगा रही है कि अगली वज़ीर आज़म जो है वो मरियम नवाज़ होगी, अगला इलेक्शन जो जीतेगा वज़ीर आज़म तो उसी ने होना है। तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग दोबारा इत्तेहाद करेंगे या आइंदा इलेक्शन में एक दूसरे के मुकाबले आएंगे?
देखिए, ये तो असल में एहतियात का तो ये सूरत है, वो आपको इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो है ना डिसाइड करना पड़ता है। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि एहतियात होगा नहीं होगा, और यकीनन मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म उनका होगा, हमारी कोई ख्वाहिश होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, मौलाना साहब भी उम्मीदवार हैं और भी बहुत सारे हैं, तो यकीनन पीटीआई भी कोशिश करेगी। मौलाना साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं या सदर के उम्मीदवार थे? बहरहाल ख्वाहिश तो है वज़ीर आज़म बने या सदर बने, ख्वाहिश तो है, पहले से है उनको, तो यकीनन ख्वाहिश पे पाबंदी तो नहीं है। राना अजीम साहब की भी ख्वाहिश होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी नहीं है जी, सर माफी रखें, हमें माफ रखें, ये आपकी सियासतदानों की ख्वाहिश है। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे आपने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ। ये जो ऑडियो क्लिप आ गया और जिस तरह ये साइफर का मेरा इसी पे सवाल, सर पहले मेरा सवाल ले लें फिर इसी पे। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स भी आई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी आई, ये क्या पीपल्स पार्टी वाले वज़ीर आज़म हाउस में नहीं जाते? देखिए, ये सवाल इससे पहले वाले शो में भी यही सवाल उठाया था एयरवाई वालों ने। अगर हमारी कोई लीक नहीं आ रही है तो फिर हम इसको, आप हमें साजिश में शामिल तो ना करें। बल्कि आप ये कहो कि हम पाक साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम मुल्क की साजिश नहीं है। आपको पता है कि बीबी शहीद को जब हमसे जुदा किया गया तो पूरा पाकिस्तान सिंध जिस तरह आग और खून में नहला रहा था, तो जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान कपे, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसने सिंध को जोड़ा रखा। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, और आइन अगर पाकिस्तान को पहला दिया है या 18वीं तरमीम दिया है तो पीपल्स पार्टी ने दिया है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान कायम मुदायम रखे और हम रहे या नहीं रहे, लेकिन सवाल ये कि हम कुर्सी के लिए इतना भूखे तो नहीं हो सकते ना कि हम अपने कुर्सी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करें और ये जाली सैफर बना ले और ये टेलीफोन टेप और IMF को रोकने की बातें करें। और जो शख्स से कहता था कि मैं लंदन में बड़ी आयशी की जिंदगी गुजारा था, मैं तो आवाम की खातिर आया हूँ और पाकिस्तान के बच्चों को मैंने दीन सिखाना है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं आगे नहीं करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इंसान, अच्छा ये तो बता दें, MKM आपसे इतनी नाराज होती जा रही है जिसकी इंतहा कोई नहीं, क्यों नहीं मनाते उसे? देखिए, MKM से राना साहब आप वाकिफ नहीं हो, हम तो रोज सुबह शाम हमारी इनके साथ तो नई नई एपिसोड चलती रहती है। MKM का एक स्टाइल है, वो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है वो थोड़ा सा अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो असेंबली में लोग बैठे हुए वो नहीं करते, जो असेंबली से बाहर है, कौमी असेंबली से बाहर है, वो करते हैं। और ये बल्कि इलेक्शन चूंकि कराची में आ रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी उनको अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालना। और अब जैसे आप फिर समझते हैं कि MKM के बारे में परवीन शाकिर का वो मिसरा, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया? नहीं, वो कहीं नहीं जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो हमारे भाई है, साथी है, कभी मैं तल्ख गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। उनका अपना स्टाइल है, जारी बताए आवाम के सामने वो जाते हैं तो कुछ तो उसे मंजन बेचना ही है। तो मंजन यही है, वो पीपल्स पार्टी ये है, नून लीग ये है, फलाना ये है। भाई आप कहीं तो ठीक जाओ। 1988 से लेके आपने कई एहतियात बदले, कई डिक्टेटरों के साथ रहे, कहीं तो टिक जाए, मगर वो टिकते नहीं है। उनका यही स्टाइल है, क्या करे। अच्छा, अगर वो उनका स्टाइल भी यही है, वो कहीं टिकते भी नहीं है, तो फिर आप हर दफा उन्हें अपने साथ मिला क्यों लेते हैं? देखो, ये तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं ना, हम तो के लिए करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ना क्यों आते हैं हमारे पास, वो ना है। वो तो कहते हैं बवजह मजबूरी जाना पड़ता है, जब कोई और ऑप्शन नहीं होता तो फिर इस तरफ रुजू कर लेते। ये आप उनकी पूरे एक चार्ट बना के ले ले अगले शो में। 1988 से लेके वो हर हुकूमत की आखिरी 3 महीने 6 महीने पहले ही हट जाती है आवाम के सामने जाने के लिए। उनसे ये सवाल किया गया, उनका ये कहना है कि कोई भी छोटी सियासी जमात हो तो वो ये क्यों नहीं चाहेगी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, तो फिर हुकूमत में जो मौजूद होगा उसी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उसी के साथ इल्हाक करना पड़ेगा। आपको पता है कि पिछले हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको अपने साथ सूबाई हुकूमत में शामिल किए है और उनको गवर्नर दी। इनका गवर्नर 14 साल गवर्नर सिंध रहा है पाकिस्तान की तारीख में। मुझे नहीं याद पड़ता है कि कोई गवर्नर 14 साल रहा हो, और हर हुकूमत के साथ ये फिट होता है। ये मेरे ख्याल में, मैं सख्त अल्फाज ज़्यादा नहीं करूंगा, ये वो सब्जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हर साल तो मुझे बताएं, ये जो सब्जी है, अगर ये सब्जी इस दफ़ा सालन में ना, हंडिया में ना पड़ी तो हंडिया तो पक ही नहीं सकेगी। इक़्तिदार की जो हंडिया है, कुछ नहीं, इसी सब्जी की वजह से इक़्तिदार की हंडिया बची हुई है।
नहीं नहीं, वो बगैर सब्जी के भी कभी आप बंदा गोश्त बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। इनके 7 वोट है और मौजूदा हुकूमत के पास 7 से ज्यादा जो ना मेजॉरिटी है। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ऐसी परेशानी वाली होती तो कब का ये। अच्छा, आप ये समझते हैं कि एमकेएम अगर निकल भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी हुकूमत खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिल्कुल हुकूमत खड़ी है और कोई टेंशन नहीं है। और इसी वजह से तो पीटीआई वाले परेशान है कि क्या हो रहा है। बात यह है, हमने हमेशा ये सवाल करते हैं, 2018 का इलेक्शन हमने नहीं माना, हमने आरटीएस सिस्टम जो कि आपके सामने है, और उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में तकरीर किए कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद उनको इनके पास 155 सीटें थी, हमारे मौजूदा हुकूमत के पास 162, हमें 10 चाहिए थे, उनको 17 चाहिए थे। तो उनको 17 किसने लाके दिए? चलो मैं कहता हूँ किसी ने लाके नहीं दिए, या अपनी मेहनत से उनको अपने साथ जोड़ा। उन पार्टी को क्यों नहीं संभाल सके? उन पार्टी की जो मुतालबात है वो क्यों हल नहीं? जैसे जनूबी पंजाब वाले हो गए, बाप पार्टी हो गया, काफ लीग का एक दड़ा हो गया, एमकेएम हुआ, और मेंगल साहब की पार्टी हुई। तो ये सब वही लोग हैं जो उनके साथ थे, कल उनके साथ थे तो अच्छे थे, आज वो हमारे साथ है तो वो बुरे हैं, अमेरिका की साजिश है। तो ये तो आवाम को सोचना पड़ेगा। यकीनन हमने इनके एक भी वोट नहीं लिया है जो 22। अच्छा कादर साहब, हमने अपने भी प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि कराची की नशिस्त का क्या बनेगा ज़मीनी इलेक्शन में, तो आपने कहा था इस दफ़ा आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा, पीटीआई नहीं जीतेगी, हम जीत जाएंगे। पीटीआई इलेक्शन वो जीत गए। पंजाब के हवाले से भी आपने कहा था कि आपको नज़र आ जाएगा। तो आइंदा आपको इलेक्शन में क्या नज़र आ रहा है? आपकी 2 पेशन गोइयाँ तो ख़राब हो गई ना। 2 पेशन गोई से पहले थोड़ा सा तीसरे पेशन गोई भी चले जाए। जिस सीट पे अल्लाह ने और मेरे कारकुनी जालों ने मुझे बिठाया है, ये या इस सीट पे पीपल्स पार्टी 33 साल बाद जीती है और पीटीआई को 6 नंबर पे छोड़ दिया है। अभी साल पहले की बात है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन साल बाद वो देखे ना कितने अच्छे टीम पे आ गए। हम तो यही तो सवाल कर रहे हैं, साल बाद वो किस पोजीशन पे आ गए? राना साहब आप देख ले, जो मंजन इमरान याजी साहब बेच रहा था ये साइफर से, और आइंदा 2-4 दिन में मजीद जो ना इनके ये मंजन नहीं बिकने वाला है, क्योंकि आवाम जो ना वो आवाम को इसने ऐसी जादू चढ़ाई है कि वो उनकी सारी बातों पे मान रहे हैं। और यकीनन मेरे अपने जाती दोस्त भी है, वो पीटीआई के सपोर्टर है, जब उनको मैं सारे शजरा खोल के बताता हूँ तो उनकी आंखें खुल जाती है। तो यकीनन आप ये समझते हैं कि ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला जारी है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी वाक़ होगी और नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। दिलास 4 का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।